हेलो स्टूडेंट्स, ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन नंबर 1 पढ़ाया था हमने आपको, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 और उसका नाम है बूढ़ी काकी। ये जो लेसन है बूढ़ी काकी बहुत ही इमोशनल लेसन है और इसके जो राइटर है उनका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो हमारे देश के बहुत ही महान कवि थे, महान ही लेखक थे। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? लमही नामक गांव में। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम यानी कि ओरिजिनल नाम जो है उनका वो धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। यानी कि वो इंग्लिश भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे और उर्दू भी जानते थे। तीनों लैंग्वेज उनको आती थी। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। डिप्टी इंस्पेक्टर बनके चले गए बाद में। पहले थोड़े दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। पहले वो जॉब कर रहे थे और उसके बाद में जब हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और वो जो है स्वतंत्र होकर इंडिपेंडेंट होकर लिखने लग गए, लेसन लिखने लग गए, आर्टिकल लिखने लग गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे और उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी यानी कि बच्चों के लिए जो यूजफुल हो साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, जो उनका मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो उनका अधूरा ही रह गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनमें से जो बहुत सारे हमने जो नाम पढ़े हैं इनके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं। गोदान भी में हम पहले पढ़ते थे, गोदान भी हम पढ़ चुके हैं। तो उनके ये सारे उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। मानसरोवर एक बुक का नाम है, उसके 8 डिवीजन है, उसमें 300 से भी ज्यादा उन्होंने कहानियां लिखी हुई है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। कलम और तलवार उनका एक निबंध भी है। तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद, जो हम लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है बूढ़ी काकी, आप अच्छे से समझ गए हो ना अभी। तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने एक दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। जो बुढ़े लोग होते हैं उनका नेचर कैसा हो जाता है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जिन्हें उपेक्षा मिलती है, जिन्हें उपेक्षा, जिनकी कदर नहीं की जाती है, उनको सोचा जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही करते ही रहते हैं, और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। ये मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। जो उनकी बहुत बड़ी स्टोरी है उसको छोटे में करके यहाँ पे हमारी बुक में शामिल किया गया है। आपकी बुक में यहाँ पे हम ये बुक, ये जो स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम बता दिया है कि बूढ़ी काकी। एक काकी है, वो बहुत बुढ़ी है और उनका नेचर बुढ़ापे में आके कैसा हो जाता है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी कि फिर से रिपीट हो रहा है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का, बचपन यानी कि बचपन में छोटा होता है बच्चा और जब बहुत बुढ़ा हो जाता है तो वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही व्यवहार कर रहा होता है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। बूढ़ी बोलते कि सारी इंद्रियां कमजोर हो गई थी, हाथ पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन जो उनकी जीभ का स्वाद है ना वो बना हुआ था। उनको स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए चाहिए बस। और जब किसी को बताना हो अपनी प्रॉब्लम तो वो इतना ठीक से बात भी नहीं कर सकती है। उसका एक ही तरीका था उनके पास कि वो रोने लग जाती थी। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। हाथ पैर उनके बिल्कुल कमजोर हो चुके थे और बहुत कमजोर हो गई थी। वो जमीन पर पड़ी रहती थी, चल फिर भी नहीं सकती, जमीन पर पड़ी रहती है। और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी कि अनुकूल नहीं करते, प्रतिकूल करते, इच्छा के विरुद्ध करते, या भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती। भोजन जब उनको मिलना है, उनको भूख लगी तब भोजन नहीं मिला, उनको किसी ने लाके नहीं दिया, या उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम रह गई, मात्रा कम होने की क्वांटिटी कम हो गई। अथवा बाजार से कोई वस्तु आती, बाजार से कोई चीज खाने पीने की, कोई मिठाई लाए, कोई फ्रूट लाए, कोई अच्छा लाए और न मिलती और ये कुछ नहीं मिला उनको तो वे रोने लग जाती थी। और उनका रोना सिसकना साधारण न था। वो नॉर्मल तरीके से नहीं रोती थी, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, छोटे बच्चों की तरह से बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोया करती थी। हुआ क्या था कि उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनके पति एक्सपायर हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बेटे भी उनके बड़े होकर एक्सपायर हो गए थे, चल बसे थे यानी कि मर गए थे।
अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, एक भाई का लड़का था, उसके अलावा उनका कोई नहीं था जिसके पास वो रहती थी। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो अपने भतीजे के नाम पे लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। जब उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा रहा था तो बहुत बातें कर रहा था, मैं तुमको बहुत अच्छे से रखूंगा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसे उनसे बहुत सारे लंबे चौड़े वादे कर दिए। किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जी बाग थे। वो सारे के सारे जो उसके वादे थे वो सारे के सारे झूठे निकले। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी, जो संपत्ति थी वो खेत था उनका, तो उससे बहुत सारी आय होती थी, बहुत कमाई होती थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इतना उसके जमीन से कमा रहे हैं लेकिन उनको ठीक से खाने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं दे रहे। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जो लड़के होते हैं वो बुजुर्गों के साथ इस तरह का नेचर करते ही रहते हैं। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हो, जब बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप ही हमारी दादी के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, तो फिर बच्चे भी ऐसे करने लग जाते हैं। तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। जब देख रहे हैं कि मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे भी दादी को सताने लग जाते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उनको चूटी काट जाता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता, मुंह में पानी भरा और उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। काकी चीख मारकर रोती, और वो काकी जोर जोर से रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी, सब लोगों ने ये बात फेमस कर दी थी, उन लोगों ने, घर वालों ने, कि वे केवल खाने के लिए ही रोती। वो चुटकी काट रहा है, कोई कुल्ली कर रहा है, इस बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, इसको भूख लग रही होगी, ये चिल्ला रही है इसलिए रो रही है। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनके दुख और उनकी तकलीफ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, पूरे परिवार में अगर कोई काकी से प्यार करता था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। तो कौन प्यार करता था उससे, काकी से? तो लाडली। बुद्धिराम एक आदमी है, उसकी बेटी है लाडली, वही भतीजे का नाम है, उनके भतीजे का नाम बुद्धिराम है काकी के। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। घर में कुछ उसको हिस्से का मिला, चबेना बोलते हैं कि ममरा चना ये सब मिक्स कर देते हैं, उसको चबेना बोला जाता है भाषा में, तो या मिठाई मिलती तो अपनी दादी के पास, काकी के पास बैठ के खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, उसके लालच के कारण कभी कभी लाडली को ये महंगा भी पड़ जाता था, क्योंकि जो काकी है उसके में से भी वो खा लेती थी। तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में यही सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। सहानुभूति के कारण वो एक दूसरे के करीब आ गई थी, दोनों एक दूसरे के साथ बैठती थी, उठती थी, बात करती थी, और लाडली कोई भी चीज उन्हीं के पास बैठ के खाया करती थी, तो उनमें एक बॉन्डिंग हो गई थी। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। अब सीन चेंज हो गया है, ठीक है। ये कहानी आपको बताई जा रही है कि रात का समय है और बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही है। शहनाई कब बजती है? जब किसी के शादी ब्याह होता है, तो शहनाई बज रही थी। और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण आश्चर्य से, विस्मयपूर्ण का मतलब आश्चर्य नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था, यानी कि आनंद ले रहे थे। बच्चे जो है डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गाने को, ठीक है। तो आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। किसका तिलक आया था? बुद्धिराम का बड़ा बेटा है, उसका नाम मुखराम है, उसका तिलक आया, यानी कि एंगेजमेंट हो रही है उसकी। ये उसी का उत्सव है, उसी की खुशी में ये सब प्रोग्राम चल रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, गाने चल रहे थे, शादी गाने, कैसे ढोलक बज रही है, गाने बजाने हो रहे थे, ऐसा सब सीन था। और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अब ये रूपा कौन है? रूपा बुद्धिराम की पत्नी है और मुखराम की माँ है, ठीक है। तो बुद्धिराम और रूपा दोनों पति पत्नी हैं, उनका बेटे का तिलक आया हुआ है, ठीक है। तो उसी भोजन की सब व्यवस्था कौन देख रही थी? रूपा। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, कढ़ा यानी कि कढ़ाइयां चल रही थी भट्टियों के ऊपर। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी और एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, चारों साइड में जो है मसाले की सुगंध फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। उनकी एक कोठरी थी, छोटा सा कमरा था, उसमें वो बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, परेशान कर रही थी। सुगंध बड़ी बढ़िया आ रही है। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। इतनी देर से सुगंध आ रही है लेकिन कोई खाना लेके क्यों नहीं आ रहा है मेरे लिए? मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि सबने खाना खा लिया है। यह सोचकर उन्हें रोना आया। उनको लगा, अरे यार, आज तो मुझे किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, मैं यहाँ बैठी हूँ, इतनी सुगंध लेके रह जाऊंगी क्या?
परंतु अपशगुन के डर से वे रो न सके। किसके डर से नहीं रो सके? कि अपशगुन होगा, शादी ब्याह का खुशी का माहौल है तो रोना थोड़ी चाहिए। तो इस डर से वो जोरों से रो भी नहीं पा रही थी कि मैं रो के बताऊं कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे के दो। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। वो मनी मन सोचने लगी कि पूड़ियां तो उन्होंने पहले भी खाई है, तो आज तो सिर्फ सुगंध ही आ रही है। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी, नरम नरम फूली फूली पूड़ियां बन रही होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, एक पूड़ी मिलती तो हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। चलो मैं चलती हूँ, थोड़ा कढ़ाई के पास जाके ही देख लेती हूँ कि क्या ऐसे क्या बन रहा है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, क्योंकि अब उनके पैर सीधे नहीं थे, चल नहीं पाती थी वो, इसलिए बोलते हैं कि हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? कढ़ाई के पास, जहाँ पे पूड़ियां तली जा रही थी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। कभी कभी ऐसे सीन हो जाते हैं कि कुत्ता बैठा हुआ है, कोई खाना खा रहा है, उसके सामने कुत्ता बैठा हुआ है, तो वो इंतजार कर रहा होता है कि कब इसका खाना पूरा हो और लास्ट करने वाला थोड़ा सा बचे तो ये शायद मुझे दे देगा। ऐसे उनको लगने लग गया, तो उस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आने लग गई कि अब तो मुझे खाना मिलेगा ही मिलेगा और मैं खाने का आनंद ले पाऊंगी। फिर क्या होता है कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। आप समझ सकते हो कि शादी ब्याह का घर होता है, उसमें कितने सारे काम होते हैं, इतने सारे मेहमान आए होते हैं, सबके देखभाल करनी होती है। तो जो बुद्धिराम की पत्नी है वो बहुत सारे काम कर रही थी, परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती, जहाँ सामान रखा हुआ था वहां जाती, हलवाई को ये ला के दे रही हो, वो कर रही हो, ये मेहमानों को खाने मिला के नहीं, ये सब व्यवस्था देख रही थी वो। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुर्ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। गुस्सा किस पे निकाले? घर आपका है, बेटे की अपनी शादी है, तो थोड़ा परेशान भी हो रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ार के पास बैठे देखा तो जल उठी। उसने ये देखा कि बूढ़ी काकी जो है वो कढ़ाई के पास आके बैठ गई है। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, मेढक केचुए पे झपटता है, अर्थवर्म जो होता है उसको बोलते हैं केचुआ, तो केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है? पेट है ये भाड़ है? इतनी भूखी हो तुम? मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे आके कोठरी में बैठते बैठते हुए क्या दम घुटता था? तुम्हारा दम घुट रहा था कि कोठरी में बैठे बैठे? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका? इतना भी इंतजार नहीं कर सकी भगवान को भोग लग जाए, मेहमान खा ले, घर वाले तो बाद में खाएंगे ना, तो तुमसे इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि चुपचाप अपनी कोठरी में बैठी रहती? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपनी कोठरी में। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई हैं। पहले लोग आंगन में बैठ के पत्तल के ऊपर, पत्तों की बनी हुई प्लेट होती थी, उसके ऊपर खाना खाया करते थे, उसको बोलते हैं पत्तल। तो मेहमान, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें अपने ऊपर ही गुस्सा आने लग गया कि मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आ रहा था, उन्हें रूपा के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया कि उन्होंने कैसा बिहेव किया उसके साथ, लेकिन उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई। अपनी जल्दबाजी पे दुख था, मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? घर वाले कैसे खाना खा सकते हैं जब मेहमान ने खाना नहीं खाया? मुझसे इतनी देरी भी नहीं रहा गया, क्या मैं इतना भी अपनी भूख को कंट्रोल न कर सकी? जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। अब उन्होंने मनी मन ये ठाना कि जब तक मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं आंगन में खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? उनके मन में क्वेश्चन होता है कि क्या लोग अभी तक भोजन कर रहे हैं? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। अवश्य लोग खा पी कर चले गए, शायद सब लोगों ने खाना खा लिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, रूपा मुझसे गुस्सा हो गई है, क्या जाने कब बुलाए, पता नहीं कब तक बुलाएगी, शायद वो मुझे गुस्सा हो गई है इसलिए मुझे नहीं बुला रही है। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो,
ये विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार सब्जियां सामने आ जाएंगी। इस विश्वास के साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाती है कि 1 मिनट में मैं आंगन में पहुंच जाऊंगी और मसालेदार सब्जियां और पूड़ियां मैं सब खाने के लिए मुझे मिल जाएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियां गुदगुदाने लगी। स्वाद की जो इंद्रियां हैं वो उनमें खुशी महसूस होने लगी, गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। उन्होंने सपने देखे, मंसूबे यानी कि उन्होंने सपने देखे कि पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी। सबसे पहले जब मुझे खाना मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं पूड़ियां, सब्जी से मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी, सबसे पहले मैं पूड़ियां खाऊंगी और फिर दही और शक्कर से खाऊंगी। पहले किससे खाऊंगी, सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से खाऊंगी। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। कचौड़ियां जो है वो रायते के साथ अच्छी लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। मैं आज रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है, मैं तो आज मांग मांग के खाऊंगी। यही में लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। लोग यही तो कहेंगे कि कितना खा रही है, जरा सा भी नहीं सोच रही है, मांगती जा रही है, खाती जा रही है। कहा करे, कहते रहे, मुझे क्या है। इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। इतने दिन के बाद मुझे पूड़ियां खाने के लिए मिल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दो पूड़ी खा के उठ जाऊंगी। आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। अभी तक मेहमान खाना खा रहे थे, अभी भी आंगन में मेहमान बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई खाके उंगलियां चाट रहा था और कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। मतलब देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे एक दूसरे का, भी मैंने तो खा लिया, तुम भी खा लो, फिर हम लोग साथ में ही चलते हैं। इस तरह से देख रहे थे, एक तिरछे नेत्रों से एक दूसरे को भी देख रहे थे कौन कितना खा रहा है। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में जा पहुंची। इतने में क्या होता है, बूढ़ी काकी वहां पे पहुंच जाती है। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। इस बार पहले रूपा ने देख लिया था, इस बार सेकंड टाइम किसने देखा, बुद्धिराम ने देख लिया। तो तिल मिला गए यानी कि क्रोध से बहुत लाल पीले हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ लिए काकी के और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। उन्हें घसीटते हुए ले गए दोनों हाथ पकड़ के और एक अंधेरी कोठरी थी, उसमें जाके उन्होंने उसको पटक दिया। किसको, काकी को। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन कर लिया। मेहमान खा के चले गए, घर वालों ने भी कर लिया, बाजे वाले जो शहनाई बजा रहे थे उन्होंने भी, धोबी नाव भी भोजन कर चुके, सबने खाना खा लिया। परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा, लेकिन बूढ़ी काकी को खाना खिलाने के लिए कोई नहीं गया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुद्धिराम और रूपा ने यह सोच लिया था कि इन्होंने आज हमारी बहुत बेइज्जती कराई है, इसलिए आज इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, आज इनको खाना नहीं मिलेगा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई, किसी को उनके साथ में सिंपैथी नहीं हुई कि ये तो बूढ़ी है, इसने गलती कर दी तो क्या है, गरीब है, कमजोर है, बुढ़ापा है, कुछ नहीं। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। कौन परेशान हो रही थी, लाडली, बुद्धिराम और रूपा की बेटी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली जो है वो काकी से बहुत प्यार करती थी। अकेली लाडली थी जो बहुत प्यार करती थी काकी से। वो झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। उसको इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि घर में इतनी सारी पूड़ियां है, फिर मेरी काकी को क्यों नहीं खिला रहे हैं। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, क्या ये मेहमान सारी की सारी पूड़ियां खा के चले जाएंगे। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर काकी पहले खा लेगी और मेहमान बाद में खा लेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, इसमें क्या बुरा होने वाला है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी। वह काकी के पास जाके उनको सांत्वना देना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि काकी कोई बात नहीं, खाना मिलेगा से। परंतु माँ के डर से न चाहती। किसके डर से नहीं जा रही थी, माँ के डर से। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई। जो उसको खाने के लिए खाना दिया गया वो पूड़ियां उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, छुपा के रख गई। और उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। कब मौका मिले और मैं अपनी पूड़ियां ले जाके अपनी काकी को खिलाऊं। उसका हृदय अधीर हो रहा था, बेचैन हो रहा था कि कब मुझे मौका मिले। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। वो मनी मन ये सोच रही थी कि अगर मैं बोलूंगी तो बूढ़ी काकी बहुत खुश हो जाएगी और पूड़ियां देखकर कैसे प्रसन्न होगी। वो बहुत खुश होगी पूड़ियां देखने को मिल जाएंगी तो, और मुझे खूब प्यार करेगी और मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार करेगी। रात के 11 बज गए। कितने बज गए, सब खाना खा के चले गए, अब रात के 11 बज गए।
रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा जो है वो आंगन में खाट मिला के सो गई। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी थी जो लाडली, उसको नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसको ये था कि मुझे मौका मिले और मुझे तो अपनी दादी को जाके पूड़ियां खिलानी है बस। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? बूढ़ी का जैसे लगा कि मम्मी तो चुपचाप सो गई है तो खिसक ली वहां से, तो वहां से चल पड़ी और बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर मेरा ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उसको बस इतना ही याद रह गया था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे थे। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए थे। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर ले पटका और वे मूर्छित हो गई। मतलब उनकी बस याद में ऐसा था कि मुझे कोई उठा के लाया था, जैसे कोई पत्थरों पे घसीट ले गया होगा, पहाड़ पे से ले जाके मुझे जमीन में नीचे पटक दिया होगा। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। जब उनको तो होश आया, सचेत यानी कि जब वो अचेत थी पहले, फिर जब होश आया उनको तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। आंगन में भी कोई नहीं है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांति है। तो उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। उनको लगा कि सब लोगों ने खाना खा लिया, अब तो लगता है सब सो गए। ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। छोड़ो भैया, सबने खा लिया, हमको तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। गलानी से गला भर आया। उनको पश्चाताप के साथ उनका गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। घर में मेहमान आए हुए, शादी का माहौल है, इसलिए रो भी नहीं रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई। अचानक, सहसा यानी कि अचानक उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। उनको आवाज पहचान में आ गई, अरे ये तो लाडली की आवाज है। झटपट उठ बैठी, फटाक से बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर किसको दी? काकी को। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? यानी कि क्या तुम्हारी मम्मी ने दी है? अम्मा का मतलब मम्मी ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है, मैंने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा के रखी थी तुम्हारे लिए। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। पिटारी यानी कि जो डब्बे में जिसमें वो भर के लेकर आई थी पूरे 5 मिनट में फटाफट फटाफट सारी पूड़ियां खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे किसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर रही है, ठीक उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था, उसकी भूख को और बढ़ा दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ और पूड़ियां मेरे लिए लेकर आ जाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, थोड़ा थोड़ा जो पूड़ी का सूखा हुआ हिस्सा होता है वो गिर गया था ना, तो वो उसमें गिरा हुआ था। उन्हें निकाल कर वे खा गई, उसको भी उन्होंने खा लिया। बार बार होठ चाटती थी और चटकारे भरती थी, चटकारे भर रही थी और होठों को चाट रही थी, और वो पूड़ी के जो छोटे मोटे टुकड़े डब्बे में चिपके हुए थे उनको उठा उठा के खा रही थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे खाऊं। मन में ये विचार दबा रही थी कि कैसे खाऊं, कैसे खाऊं, कैसे खाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वो सही क्या है, गलत क्या है, थोड़ी देर में वो ये भी भूल गई। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती भी रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। वो लाडली को कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहां पे ले चलो जहां मेहमानों ने बैठ के खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, उनका मकसद क्या है, वो क्या चाह रही है, मुझे क्यों लेके जा रही है वहां पे। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया, जहाँ झूठे पत्तल बैठे थे। मेहमानों ने खा खा के जो पत्तलें फेंकी थी वहां पे ले जाके काकी को उन्होंने बिठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो झूठन के टुकड़े बचे हुए थे, छोड़ गए थे टुकड़े मेहमान, उन टुकड़ों को वो चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी। काकी के पास बुद्धि नहीं थी तो ही तो ऐसा काम कर रही थी, वो झूठी पत्तलों पे से खा रही थी। बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए, यानी कि मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं आज वो काम कर रही हूँ। मैं दूसरों की झूठी
मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, सभी इच्छाओं के समाप्त होने का अंतिम स्टेज है ये, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। सारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो सारी जो इच्छाएं वो एक ही जगह आके केंद्रित हो जाती है मनुष्य की, क्योंकि बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिया थी। सारा शरीर कमजोर हो चुका है लेकिन स्वाद की जो इंद्रियां हैं वो स्ट्रांग बनी हुई हैं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। अचानक से रूपा की आंख खुल जाती है। कौन है रूपा? लाडली की मम्मी। उसकी आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, माँ के पास सो रही थी बेटी, वो नहीं दिखती। अरे कहाँ गई? ऐसे देखती है चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, कहीं बिस्तर के नीचे तो नहीं गिर गई। ऐसे झुक के देखती है। उसे वहां न पाकर वो उठी और क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। लाडली जो उसकी बेटी है वो चुपचाप झूठे पत्तलों के पास खड़ी हुई है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। बूढ़ी काकी क्या कर रही थी? बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया, एकदम शॉक लगा उसको। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली हो। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? ये जो गलती हुई है इसका कौन पश्चाताप करेगा? शोक के सम्मुख क्रोध कहां? जहां पश्चाताप हो रहा हो वहां गुस्सा कहां? करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? ये जो गलती हुई है इसका कौन इसका पाप भोगेगा? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर, गगन मंडल मतलब आसमान की ओर, हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। कौन बोलती है? रूपा। हाथ भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हाथ उठाती है, जोड़ती है और बोलती है, परमात्मा, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। मैंने जो ये गलती करी है इसका मुझे कोई दंड मत दे देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, आज उसको रियलाइज हुई थी ये सारी चीजें कि मैं क्या क्या गलतियां कर गई। हाय कितनी निर्दयी हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ। जिसकी संपत्ति यानी जिसकी धन दौलत से, जिसकी खेती से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही थी। कितने रुपए की? 200 रुपये वार्षिक की आय हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्गति, उसकी हालत इतनी खराब, वो ऐसी जिंदगी जिए और मेरे कारण अपने आप को वो कोस रही है। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। ये ईश्वर मुझे क्षमा कर देना। रूपा ने दिया जलाया। पहले लाइट तो होती नहीं थी तो दिया जलाती है वो फिर घर का, और अपने भंडार का द्वार खोला जहाँ खाने पीने की सारी चीजें रखी हुई थी। उस कमरे का दरवाजा खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी की ओर खाना लेकर आती है। उसने कंठावृद्ध स्वर में कहा, कंठ मतलब उसका जो गला है यहाँ पे चौकअप हो गया, एकदम भरा है, बहुत जोर से रो पड़ेगी, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। काकी उठो भोजन कर लो। रूपा क्या बोलती है कि काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा मत मानना और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। बस भगवान से एक ही मेरी प्रार्थना है और आप ये मेरी प्रार्थना आप मेरी तरफ से कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले वाले बच्चों की भांति, छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना जो मिठाइयां पाकर मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं। छोटे बच्चे की अभी पिटाई कर दो, थोड़ी देर में उसको चॉकलेट दे दो तो वो सब भूल जाता है कि हमने उसके साथ में अभी क्या किया, उसकी पिटाई की है। उसी तरह से बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। सब कुछ वो भूल गई थी और खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से, एक एक शरीर का रोया जो होता है, एक एक पोर जो है वो सच्ची सदिच्छा निकल रही थी, दुआएं दे रही थी। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निम्न थी, यानी कि खोई हुई थी। वह इस दृश्य को देख रही थी जैसे कोई स्वर्ग का दृश्य चल रहा हो, वो उसको कोई भोजन खिला रही है और जो बूढ़ी काकी है वो अपने दिल से अपनी बहू को, रूपा को आशीर्वाद देती चली जा रही है। तो बेटा आपने ये लेसन पढ़ा, कैसा लगा? हमें बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
हाँ, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बातें करना चाहिए। इस स्टोरी से ये सीखने के लिए मिला ना हमको कि हमें अपनों का बहुत ख्याल करना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाते हैं बुढ़ापे में। जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को अच्छे से संभाल रहे हो, वैसे ही एक बुजुर्ग को भी हमें संभालना है। तो आप सबको भी अपने घरों में अपने बुजुर्गों को टाइम देना है, उनके साथ बातें करनी है, शेयर करनी है, उनका रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा सब आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ की बुक के एंड में शब्दार्थ दिए हुए हैं। पुनरागमन यानी कि वापस आना, ये मैं आपको बताया ही कि किस तरह से फिर से जो बचपन है वो बुढ़ापे में फिर से लौट के आ जाता है। आर्तनाद मतलब दुख भरी चीख, एकदम दुख से चीख पड़ना। सब्जवाग का झूठे सपने दिखाना। क्षुधावर्धक यानी भूख को बढ़ा देने वाली। रक्षागार का मतलब है सुरक्षित स्थान। रक्षागार का मतलब क्या? सुरक्षित स्थान। दिक करना, हैरान करना। उद्विग्न, चिंतित। सदिच्छाएं, शुभकामनाएं देना, अच्छी इच्छा। सेतु बोलते हैं पुल को। ग्रास कौर मतलब एक एक टुकड़ा जो खाते हो हम लोग, तोड़ तोड़ के रोटी का एक टुकड़ा खाते हो तो ना, उसको बोलते हैं ग्रास। कौर भी बोलते हैं उसका। मंसूबे यानी कि कल्पनाएं, इच्छाएं। रसास्वाद, स्वाद लेना, आनंद लेना। या मुहावरे दिए हुए हैं। सब्जबाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना। सब्जबाग का मतलब समझ आ गया आपको कि सब्जबाग का मतलब होता है कि अपना काम करने के लिए झूठे शब्द, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बातें करना, उसको बोलते हैं सब्जबाग दिखाना। और यहाँ पे आपके ये एमसीक्यू है कि बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? पंडित बुद्धिराम। और रूपा किसकी पत्नी थी? रूपा जो है वो बुद्धिराम की पत्नी थी, पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी वो। तो इस तरह से आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आपको इसके साथ में भेज देंगे, जो आप आपको अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।